Hello everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So here we are going to study some more questions from the chapter Anatomy of Flowering Plants. So this is question series 2. Without further ado, let's begin. So the first question is, what cells curl the leaves in plants during water stress? तो वो कौन से cells होते हैं plants के leaves में जो leaves को curl कर देते हैं? ठीक है, प्लांट्स में वो कौन से सेल्स होते हैं जो लीव्स को कर्ल कर देते हैं, दैट इज उनका सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं जब वाटर स्ट्रेस होता है, दैट इज जब वाटर की कमी हो जाती है प्लांट में तो कौन से लीव्स जो हैं वो कर्ल कर लेते हैं, वाटर जो सरफेस एरिया वो रिड्यूस कर लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन लेस हो. ओके तो वो कौन से लीव्स होते हैं? सो द आंसर इज बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स मेक द लीव कर्ल ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस. तो वो मोनोकॉट लीव्स की अपर एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से लीव्स जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं वाटर स्ट्रेस के ड्यूरिंग. Second question is, if a tree is debarked, what part of the plant is being removed? कि अगर हम किसी ट्री को डी बार्क कर रहे हैं, दैट इज हम उसकी बार्क को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो रिमूव होता है? ठीक है, जब हम उसकी जो आउटर बार्क होती है, एक सरफेस है, हम उसे जैसे कि रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, डी बार्क कर रहे हैं, तो प्लांट का कौन सा पार्ट रिमूव होता है? So the answer is all the tissues external to the vascular cambium including the secondary phloem are removed. तो कौन सा पार्ट रिमूव होता है? जो भी टिश्यूज वैस्कुलर केम्बियम के बाहर प्रेजेंट होते हैं जिनमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आती है, सेकेंडरी फ्लोएम उसके बाद एपिडर्मिस कॉर्टेक्स सेल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब टिश्यूज रिमूव हो जाते हैं वैस्कुलर केम्बियम के बाहर वाले. तो अंदर क्या रह जाते हैं? वैस्कुलर केम्बियम के बाद जाइलम वेसल्स एंड ऑल दोज थिंग्स रह जाती हैं, एंड जो टिश्यूज उसके बाहर होते हैं इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम वो सभी क्या होते हैं? वो रिमूव हो जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज? 3 तरह के मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? सो द आंसर इज तो पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज होते कौन से. मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. तो मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज वो यंग सेल्स का, वो न्यू सेल्स का ग्रुप होता है जिनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. मतलब ये वो यंग सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, एंड दे रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. And the 3 main types of meristematic tissues are apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. 3 main types कौन से meristematic tissues की? फर्स्ट है apical meristem, सेकेंड इज lateral meristem जिसे हम secondary meristem भी बोलते हैं, and the third one is intercalary meristem. Apical meristem and intercalary meristem are primary meristems and the lateral meristem is secondary. Moving on, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स. अभी हमने देखी कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स होती हैं. अब हमें इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स की लोकेशन बतानी है और इनका फंक्शन क्या है वो बताना है. सो लुकिंग एट द फर्स्ट वन, एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स. रूट एंड शूट टिप्स पे प्रेजेंट होती है. इसका फंक्शन क्या होता है? forms primary tissue and increases the length of the plant. Primary tissue की formation में help करती है. As this is a primary meristem, so it helps in the formation of primary tissues और ये length plant की length को increase करती है. That is growth होती है roots and shoot tips पे. जब shoot पे growth हो रही है, continuously cell divide कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो plant की length है वो increase होती है. सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. ये प्रेजेंट होती है, इट्स लोकेशन इज अबव एंड बिलो द स्टेम नॉड्स एंड लीफ बेसिस. स्टेम की जो नॉड्स होती हैं उनके ऊपर और नीचे होती हैं और लीफ के बेसिस के ऊपर प्रेजेंट होती है. लीफ बेसिस के नियर प्रेजेंट होते हैं और जो स्टेम नॉड्स होते हैं उनके ऊपर भी और नीचे भी इंटरकैलरी मेरिस्टम पे प्रेजेंट होती है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम? इट्स फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनॉड्स. लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करती है क्योंकि लीफ बेसिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जब जैसे कि स्टेम नॉड्स के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटरनॉड्स में प्रेजेंट होती है. तो बेसिकली इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनॉड्स. सो द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड इसकी लोकेशन क्या है? एट द पेरीफेरी ऑफ रूट्स एंड स्टेम. रूट्स एंड स्टेम की पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम. इट हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लांट. प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है सेकेंडरी मेरिस्टेम.
क्वेश्चन नंबर 5, इज पाइनस एन एवरग्रीन ट्री? क्या जो पाइनस है वो एक एवरग्रीन ट्री है? तो हम देखते हैं कि क्या पाइनस एक एवरग्रीन ट्री है दैट इज विच फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर. So the answer is evergreen plants have green leaves throughout the year. तो evergreen plants कौन से होते हैं जिनके जो leaves होते हैं वो green होते हैं throughout the year, मतलब पूरा साल जो है उनके leaves green रहते हैं. वो they do not fall off, new leaves आते हैं and all, they are green. उनका कलर नहीं चेंज होता, जैसे जैसे कि जब जो लीव्स होते हैं when they fall off during a season then they turn yellow and all. So basically यहाँ पे इनका green leaf से मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर उनके ऊपर लीव्स रहते हैं. सो पाइनस बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म ग्रुप. पाइनस जो है इट बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म ग्रुप. जिम्नोस्पर्म ग्रुप को बिलोंग करता है, दैट इज इट इज अ जिम्नोस्पर्म. Pinus has a thick bark and needle-like leaves to reduce the rate of transpiration. Pinus की जो bark होती है वो thick होती है, okay, and उसकी जो leaves होते हैं उनकी shape needle-like होती है ताकि जो transpiration का rate है वो reduce हो सके, कम हो सके. Pinus जो होता है वो well adapted होता है low temperatures में, that is Pinus is well adapted to low temperature, that is it can survive in the low temperatures. It is able to survive in the cold temperatures. It continues to prepare its food even in very cold conditions and does not shed its leaf. और ये जो है ये अपना जो फूड है वेरी कोल्ड कंडीशंस, जैसे कि हमने देखा कि वेल अडेप्टेड होता है टू लो टेम्परेचर्स, इट कैन सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस. तो ये उन कंडीशंस में भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है. इट कंटिन्यूज, वो नहीं रुकता. डज नॉट शेड इट्स लीव और इट डज नॉट शेड इट्स लीव. So basically it proves that Pinus is an evergreen tree. Sixth question is, what is heartwood? So there are two types of wood and what is heartwood? हमें heartwood describe करनी है. Answer is the hard central region of the tree trunk made up of xylem vessels. तो जो हार्ड सेंट्रल रीजन होता है ट्री ट्रंक का, जो जाइलम वेसल्स का बना होता है, जो हार्ड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं हार्टवुड. ओके, जो सेंटर रीजन होता है ट्री की, जो ट्रंक होती है उसका सेंट्रल रीजन जो होता है वो हार्ड होता है, उसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो उस रीजन की वुड होती है उसे हम बोलते हैं हार्टवुड. देयर आर टू टाइप्स, हार्टवुड एंड सैपवुड. सो दिस वन इज द हार्टवुड विच इज हार्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द एरेटिंग पोर्स इन द बार्क ऑफ स्टेम. स्टेम की बार्क में जो एरेटिंग पोर्स हैं हमें उनका नाम बताना है. दैट इज स्टेम की बार्क में कौन से वो जो चीज़ प्रेजेंट होती है जो एरेशन में हेल्प करती है. दैट इज इट परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो द आंसर इज लेंटिसल्स. लेंटिसल्स वो पोर्स हैं दैट परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे आर द एरेटिंग पोर्स. क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स. तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक और शॉर्ट डिफरेंसेस हमने यहाँ पर स्टेट कर रखे हैं गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स के बीच जो है. सो बेसिकली फर्स्ट क्या डिफरेंस है गार्ड सेल्स में और एपिडर्मल सेल्स में. फर्स्ट है उनकी शेप. गार्ड सेल्स की जो शेप होती है वो किडनी शेप्ड होते हैं. एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं. गार्ड सेल्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, एपिडर्मल सेल्स का साइज जो होता है वो लार्ज होता है. गार्ड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड एपिडर्मल सेल्स आर larger in size. The next characteristic of guard cells which differentiates from them from the epidermal cells is that guard cells contain chloroplast. Guard cells में chloroplast होती है, but in epidermal cells they do not have chloroplast. Epidermal cells do not contain chloroplast. Guard cells the cell wall is non-uniform and thick. तो एक guard cells में एक और क्या चीज़ होती है, that in guard cells जो cell wall होती है वो non-uniform होती है और thick होती है. It is not uniform throughout. But in epidermal cells contrarily क्या होता है कि जो cell wall होती है वो uniform होती है and thin. Cell wall uniform होती है लेकिन thin होती है. But in guard cells the cell wall is non-uniform and thick. क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट. तो अब हमें डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट के बिटवीन डिफरेंस स्टेट करने हैं. सो फर्स्ट वन इज डाइकॉट रूट एंड सेकंड इज मोनोकॉट रूट. तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं. फर्स्ट वन इज सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट. डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है बट मोनोकॉट रूट में इट इज एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. डाइकॉट रूट में और क्या होता है, कॉर्टेक्स इज वेरी नैरो. जो कॉर्टेक्स रीजन होता है,
ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टिक सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो रीजन जो होता है बहुत नैरो होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या होता है, कॉर्टेक्स इज वेरी वाइड। And third one, in dicot root what happens is that older root has a covering of cork। जो older root होती है उसमें कॉर्क की कवरिंग होती है। जैसे कि जब रूट मेच्योर हो जाती है, डाइकॉट रूट जब मेच्योर हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कॉर्क की कवरिंग फॉर्म हो जाती है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ कॉर्क। बट इन मोनोकॉट रूट देयर इज ऑपोजिट, ओल्डर रूट हैज अ कवरिंग ऑफ एक्सोडर्मिस। ओके, मोनोकॉट रूट में क्या होता है कि जो जब रूट मेच्योर होती है, ओल्डर होती है, देन द रूट कंटेन्स अ कवरिंग ऑफ एक्सोडर्मिस, उसमें एक्सोडर्मिस की कवरिंग होती है उसके ऊपर। इन डाइकॉट रूट जाइलम वेसल्स आर जनरली एंगुलर। डाइकॉट रूट में क्या होता है, जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो जनरली एंगुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट मोनोकॉट रूट में क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं आर ओवल और राउंडेड। दैट इज जाइलम वेसल्स की जो शेप होती है वो या तो ओवल होती है या राउंडेड होती है, लेकिन डाइकॉट रूट में वो एंगुलर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। And here are some examples of dicot root and monocot root. And in dicot root we can take the examples of beans, peanuts, pea, etc. So these जो plants होते हैं इनकी root जो होते हैं वो dicot होती हैं। But monocot root की examples क्या क्या, banana, palm, maize, etc. तो जो banana होते हैं, palm या maize जो होते हैं plants, इनकी जो roots होते हैं वो monocot होती हैं। Question number 10. What is stomatal apparatus? Explain the structure of stomata. तो अब हमें बताना है कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है और हमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है। तो द आंसर इज स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो लीव्स की एपिडर्मिस में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है कि वो गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो दे फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा, ये उनका फंक्शन होता है। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स रेफर टू एज गार्ड सेल्स विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। तो हर एक जो स्टोमा होता है उसमें 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। दैट इज दो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स के नाम से बुलाते हैं, और उनमें स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होती है। दैट इज जो स्टोमेटल पोर होती है दैट इज इनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटल पोर को सराउंड किया होता है गार्ड सेल्स ने। गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड वेयर इट्स आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज हाईली थिकन्ड। बट क्या होता है, इन द केस ऑफ ग्रास नॉर्मली जो गार्ड सेल्स की शेप होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन वो डम्बेल शेप्ड होते हैं ग्रास में, जहाँ पे उनकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और जो इनर वॉल होती है वो हाईली थिकन्ड होती है। दीज स्ट्रक्चर्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड एज द गार्ड सेल्स जो होते हैं उन्होंने स्टोमेटल पोर को इनक्लोज किया होता है, तो उनका फंक्शन क्या होता है, गार्ड सेल्स में एक तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करना। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गार्ड सेल्स। द एपिडर्मल सेल्स नियर द गार्ड सेल्स इन सम केसेस बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज एंड दे आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। तो अब कुछ एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स के नियर प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स की विसिनिटी में कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये अपने स्ट्रक्चर, शेप या साइज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। दैट इज अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं गार्ड सेल्स की प्रेजेंस में। जैसे कि गार्ड सेल्स को जिस तरह के सेल्स की ज़रूरत होती है अपनी विसिनिटी में, ये उस तरह जो एपिडर्मल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। The guard cells, the stomatal aperture and girdling subsidiary cells are collectively known as stomatal apparatus. तो अब stomatal apparatus में कौन कौन से parts आते हैं जो हमने स्टडी किए हैं, guard cells, stomatal aperture and girdling subsidiary cells। इन ये जो तीनों चीज़ें हैं इन्हें हम collectively बुलाते हैं कि ये stomatal apparatus हैं। Question number 11. Name the modifications of epidermal cells and the functions performed by them. अब हमें एपिडर्मल सेल्स की कुछ मॉडिफिकेशंस का नाम बताना है और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमें वो बताना है।
तो फॉलोइंग आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स. फर्स्ट है रूट हेयर. एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू रूट हेयर. रूट हेयर में क्या होता है? रूट हेयर कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर हेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स. रूट हेयर में यूनिसेल्युलर हेयर जो होते हैं वो रूट हेयर होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से बाहर एक्सटेंड करते हैं. दैट इज द एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल से एक तरह से निकलते हैं ये रूट हेयर जो यूनिसेल्युलर होते हैं. इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मटीरियल्स. और जैसे कि रूट्स का फंक्शन होता है वाटर एंड मटेरियल्स की अदर सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन करना, तो जो रूट एयर है उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज कर देते हैं. So the second modifications are epidermal appendages. Epidermal appendages unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं as compared to root hair जो कि only unicellular होते हैं. These are also known as trichomes. तो ये जो epidermal appendages होती हैं इन्हें हम trichomes भी बोलते हैं. They defend the plant against insects. और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट को इंसेक्ट्स के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, बचाते हैं इंसेक्ट्स से. दे हेल्प इन लोअरिंग द प्लांट टेम्परेचर एंड रिड्यूस वाटर लॉस. तो ट्राइकोम्स का और कौन सा फंक्शन होता है कि वो प्लांट का जो टेम्परेचर है उसे कम करते हैं और वाटर लॉस भी रिड्यूस करते हैं. एंड 12th क्वेश्चन इज हाउ आर ग्रोथ रिंग्स इन अ ट्री ट्रंक फॉर्म. एक ट्री ट्रंक में ग्रोथ रिंग्स कैसे बनती हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. द ग्रोथ रिंग्स आर कंसेंट्रिक रिंग्स ऑल्सो नोन एज एनुअल रिंग्स. जो ग्रोथ रिंग्स होती है वो कंसेंट्रिक रिंग्स होती है, उनकी शेप कंसेंट्रिक होती है और इन्हें हम एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ गिव्स राइज टू दीज रिंग्स. और ये रिंग्स कैसे बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तब ये रिंग्स की फॉर्मेशन होती है. अगर सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें नहीं हो रही, दैट इज मोनोकॉट है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उनमें ये रिंग्स जो है एनुअल रिंग्स उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी. सेकेंडरी ग्रोथ occurs ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केमियम. सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है हमें पता है कि जब केमियम की एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो केमियम होता है उसकी एक्टिविटी के साथ ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है. इट फॉर्म्स अदर लेयर्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है. बाय काउंटिंग दीज रिंग्स वन कैन डिटरमिन द एज ऑफ द ट्री. अब एनुअली सिर्फ एक रिंग फॉर्म होती है, इसलिए अगर हम इन रिंग्स को काउंट करें तो हम ट्री की जो एज है वो डिटरमिन कर सकते हैं. And second ones are what are permanent. Question number 13 is what are permanent tissues. The permanent tissues are defined as the fully differentiated tissues which have lost the power of cell division and contain non-dividing cells. So there are two types of tissues, we know, meristematic ones and permanent ones. तो permanent tissues कौन से होते हैं जिनकी उन्हें क्या डिफाइन करते हैं कि जो फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, दैट इज जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पूरे डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनका सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उन्हें वही परफॉर्म करना है. ओके उनमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती, दैट इज दे कैन नॉट डिवाइड एनी मोर. उनमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और उनमें और ग्रोथ नहीं होती. दीज टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बोलते हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब सेल डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो गई है, इट बिकम्स नॉन डिवाइडिंग. उसमें और जो क्या होती है, डिवाइड नहीं होते सेल्स, और डिवाइड नहीं होते और ग्रोथ नहीं होती, तो वो क्या होता है, फुली डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. उनमें सिर्फ एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है. तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन विच इज द लास्ट वन. डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. अब हमें डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बिटवीन डिफरेंशिएट करना है. डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. प्रेजेंस जो होती है कोलैटरल कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स की विद अ स्ट्रिप ऑफ केमियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. कोलैटरल कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी जो जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन एक केम्बियम रिंग की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है. ग्राउंड टिश्यूज जो होता है वो तीन तरह के टिश्यूज में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा. ग्राउंड टिश्यू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनमें पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एंडोडर्मिस, पिथ एंड पेरीसाइकल. मेडुलरी रेज जो होती हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के बिटवीन हमें मिलती हैं. मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द डाइकॉट स्टेम जिसमें वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. इसमें भी कोलैटरल कंजॉइंट जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं बट दे आर क्लोज्ड, ओपन नहीं होते. डिस्पर्स्ड इन द ग्राउंड टिश्यू दैट कंटेन्स द पेरेन्काइमा. फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज इट. थैंक यू.